नमस्कार, आप देख रहे हैं के मीडिया। दोस्तों, ये कहानी है मल्लिका गजल कही जाने वाली बेगम अख्तर की। उनकी जान उनकी गायकी में बसती थी। यही कारण है कि जब उन्हें गाने से रोका गया तो वो डिप्रेशन में चली गई और मौत भी गाना गाते हुए ही हुई। पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे ना जाने कितने सम्मान हासिल कर चुकी बेगम अख्तर 1930 से 50 के दशक की वो मशहूर सिंगर थी जो अपनी गजलों से राजा महाराजाओं को अपनी महफिलों तक खींच लाती थी। दरबारी गायिका का दर्जा हासिल कर चुकी बेगम अख्तर पर कोई सोने चांदी का नजराना देता तो कोई एकड़ों की जमीन उनके नाम कर देता। खुद भी बड़ी दिलदार थी। पता चलता कि कोई दूर से उनसे मिलने आया है तो तोहफे में महंगी गाड़ी दे देती थी। उनका रुतबा गायकी में जद्दनबाई, गौहर जान, मलका जान के बराबर था। इस कदर खूबसूरत थी कि हर फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेने की गुजारिश करता था। लेकिन बेगम अख्तर का पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ गायकी था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज और दरिया दिल होने के बावजूद इनकी निजी जिंदगी बहुत ही दर्दनाक रही। क्या आप मानेंगे कि मात्र 13 साल की उम्र में एक राजा ने इनकी बेरहमी से रेप कर दिया था? क्यों इनके पिता ने बेगम अख्तर को अपनाने से इनकार कर दिया था? कैसे गाने की चाह में मौत के करीब गई बेगम अख्तर? तवायफ या महान गायिका, आखिर कौन थी बेगम अख्तर? जानेंगे इनकी और भी हैरान कर देने वाली स्याह कहानी। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बेगम अख्तर से जुड़ी ऐसी किस्से सुनने को मिलेंगे जिसे शायद ही आपने अभी तक सुना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बेगम अख्तर की दर्द से भरी इस किस्सों का सफर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में मुस्तारी बाई नाम की एक मशहूर तवायफ हुआ करती थी, जिनकी महफिलों में बड़े बड़े लोग सिर्फ उनके गाने सुनने आते थे। एक दिन उनकी महफिल में सिविल जज असगर हुसैन पहुंचे, जो उनके एक गाने के बाद ही उनके मुरीद हो गए। बात बढ़ी और दोनों ने कुछ समय बाद ही शादी कर ली। जाहिर है कि असगर हुसैन एक इज्जतदार पेशे के थे, जबकि मुश्तारी बाई तवायफ थी। ऐसे में उन्होंने शादी के बाद गायकी छोड़ दी। कुछ समय बाद 7 अक्टूबर 1914 को उनके घर जुड़वा बेटियों अख्तर और जोहरा का जन्म हुआ। वही अख्तर बाई फैजाबादी जिन्हें पहले बेगम अख्तर नाम से पहचान मिली और फिर उन्हें मल्लिका गजल की उपाधि दी गई। बचपन से ही बेगम अख्तर अपनी बदमाशियों के चलते मां से डांट खाया करती थी। एक दिन उन्हें स्कूल टीचर की चोटी इतनी पसंद आई कि उसे हासिल करने के लिए उन्होंने उनकी चोटी काट दी। बेगम अख्तर कम उम्र की थी कि उनके पिता को एक तवायफ से शादी करने और बच्चे होने का पछतावा होने लगा। पछतावा कम करने के लिए एक दिन अचानक उन्होंने मुश्तारी बाई और अपनी दोनों बच्चियों को ठुकरा दिया। बच्चियों की परवरिश के लिए मुश्तारी ने फिर गायकी को जरिया बनाया। बेगम अख्तर बचपन से ही मां का गाना बड़ी गौर से सुनती थी। कुछ 7 साल की थी जब उन्होंने थिएटर कंपनी की चंद्राबाई को गाते सुना। गाना उनके कानों में गूंज उठा और उन्होंने खुद भी उनकी तरह गाना गाने का सपना देखने लगी। नन्ही बेगम अख्तर का गायकी के लिए ऐसा जुनून देख उनकी मां ने एक रिश्तेदार की मदद से उन्हें पटना भेज दिया, जहां वो मशहूर सारंगी वादक उस्ताद इमदाद खान से ट्रेनिंग लेने लगी। कुछ समय बाद उन्होंने पटियाला के अता मोहम्मद खान से भी गायकी के गुर सीखे। बेगम अख्तर को शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी थी तो मां उन्हें अपने साथ कलकत्ता ले गई, जहां वो शास्त्रीय संगीत के महारत मोहम्मद खान और लाहौर के अब्दुल वाहिद खान से क्लासिकल सिंगिंग सीखकर उस्ताद झंडे खान की शिष्य बन गई। बेगम अख्तर बड़ी बड़ी महफिलों में गाया करती थी। कहा तो यह भी जाता है कि बिहार के एक राजा ने एक महफिल के बाद उनका रेप किया था, जिसे वो गर्भवती हो गई। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म भी दिया था, जिसे वो दुनिया के सामने अपनी बहन के रूप में पेश करती थी। एक जमाने में बेगम अख्तर के शिष्य रही रीता गांगुली ने उन पर एक किताब लिखी थी, जिसके मुताबिक मुंबई के एक तवायफ संगठन ने उनकी आवाज को परखकर उन्हें खरीदने की पेशकश की थी। वह संगठन बेगम अख्तर के लिए उनकी मां मुश्तारी बाई को 1 लाख रुपए देने को तैयार था। उस दौर में ये एक बड़ी रकम थी, हालांकि मुश्तारी ने पैसे ठुकरा दिए।
महज 15 साल की उम्र में बेगम अख्तर ने नेपाल बिहार भूकंप पीड़ित लोगों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए हुए एक प्रोग्राम में पहली बार सिंगिंग परफॉर्मेंस दी। गूंजती आवाज में जब 15 साल की बेगम अख्तर ने मधुर गाना शुरू किया तो प्रोग्राम में चल रहा शोर अचानक खामोशी में बदल गया। हर कोई ध्यान लगाकर उनका गाना सुन रहा था। जैसे ही उन्होंने गाना खत्म किया तो प्रोग्राम में तालियों का शोर कई मिनटों तक सुनाई देता रहा। तालियां बजाने वालों में भारत कोकिला कहे जाने वाली सरोजनी नायडू भी शामिल थी, जिन्होंने बेगम अख्तर को पास बुलाया और उनकी गायकी की सराहना की। सरोजनी नायडू की तारीफें मिलने के बाद ही बेगम अख्तर ने अपनी जिंदगी गायकी और गजलों के नाम कर दी। जब मेगाफोन रिकॉर्ड कंपनी ने बेगम अख्तर की गजलें दादरा और ठुमरी की रिकॉर्डिंग की तो देश भर में उनके गाने मशहूर होने लगे। ये शुरुआती फीमेल सिंगर्स में से थी जिनके कॉन्सर्ट हुआ करते थे। बेगम अख्तर की गजल ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया काफी पसंद की गई। इन गजलों की बदौलत उन्हें मल्लिका ए गजल कहा जाने लगा। 1933 में बेगम अख्तर ने HMV रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए गजल और ठुमरी की रिकॉर्डिंग की थी। उनकी पहली रिकॉर्ड की हुई गजल वो असीर ए दामन बला हूं मैं जिसे सांस तक भी ना आ सके थी। 1934 तक लखनऊ के चीना बाजार में बेगम अख्तर की गजलें सुनने के लिए बड़े बड़े घरानों के लोग पहुंचा करते थे। कोई उन पर सोना चांदी लुटाता तो कोई नजराने में 50 एकड़ जमीन के कागजात। बौरी के राजा उनके बड़े मुरीद थे। उन्होंने बेगम अख्तर से उनकी ऊंचाई का एक शीशा लिया था जिसमें वो खुद को निहारती थी। एक दिन तो एक राजा ने उन्हें 50 एकड़ जमीन तोहफे में दी, लेकिन खुददार बेगम अख्तर ने लौटते हुए बड़ी इज्जत के साथ वो कागजात लौटा दिए। ऐसे ही एक दिन रामपुर के नवाब के बेटे उनकी गजल सुनने पहुंचे थे। जब बेगम अख्तर को पता चला कि ये नवाबजादे हैं तो उन्होंने लौटते हुए उन्हें एक लग्जरी कार तोहफे में दे दी थी। दोस्तों, बेगम अख्तर को दर्दनाक बचपन और हादसों के चलते कम उम्र में ही सिगरेट की लत लग चुकी थी। रमजान के दिनों में भी सिगरेट से दूर न रहना पड़े इसलिए वो चंद रोजे ही रखती थी। उनकी इस लत का एक किस्सा बहुत मशहूर है। एक दिन काम के सिलसिले में बेगम अख्तर ट्रेन में सफर कर रही थी कि उनकी सिगरेट खत्म हो गई। तलब ऐसी थी कि जैसे ही ट्रेन रुकी तो वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे ट्रेन के गार्ड के पास पहुंच गई और सिगरेट देने की जिद करने लगी। गार्ड नहीं माना तो बेगम अख्तर ने उसकी झंडी और टॉर्च छीन लिया और कहा कि जब तक सिगरेट नहीं मिलेगी तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। आखिरकार गार्ड को उनकी मांग माननी ही पड़ी। बेगम अख्तर बेहद खूबसूरत भी थी, जिसके चलते उन्हें कई हिंदी फिल्मों के ऑफर मिला करते थे। कई फिल्म मेकर उन्हें मनाने के लिए घंटों उनका इंतजार करते। हालांकि उन्होंने शास्त्रीय संगीत को तवज्जो देने के लिए कई फिल्में ठुकरा दी। जब 30 के दशक में बोलती फिल्में बनना शुरू हुई तो फिल्म मेकर्स ऐसी हीरोइनें तलाश रहे थे जो सुंदर होने के साथ साथ गाना भी गा सके। उनकी तुलना उस जमाने की मशहूर अदाकाराओं से होती थी। बेगम अख्तर में वो सारे गुण थे जो एक हीरोइन की खूबी हो सकती थी। ये देखते हुए उन्हें कोलकाता की ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिल्म एक दिन का बादशाह के लिए बड़ा ऑफर किया। इस बार बेगम अख्तर मान गई। फिल्म के सभी गाने उन्होंने खुद गाए। आगे वो 1933 की नल दमयंती में भी दिखी। उस जमाने के मशहूर फिल्म मेकर महबूब खान ने भी कई मिन्नतों के बाद बेगम अख्तर को 1942 की फिल्म रोटी में काम करने के लिए राजी किया। फिल्म के लिए उन्होंने 6 गजलें रिकॉर्ड की थी, लेकिन महबूब खान और प्रोड्यूसर की अनबन होने के कारण उनकी सिर्फ 3 गजलें ही इस्तेमाल की गई। फिल्म पूरी होते ही बेगम अख्तर ने फैसला कर लिया कि वो अब कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी और सिर्फ गायकी में ध्यान देंगी। फिल्मों में बेगम अख्तर को अलग अलग नामों से क्रेडिट मिला। कहीं उनका नाम अख्तरी बाई फैजाबादी लिखा गया तो कहीं अख्तरी और बेगम अख्तर। लखनऊ जाकर बेगम अख्तर ने दोबारा महफिलों में गाना शुरू कर दिया। एक दिन उनकी एक महफिल में बैरिस्टर इश्तियाक अब्बासी पहुंचे। उन्हें बेगम अख्तर का गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने सीधे शादी का प्रस्ताव दे दिया। बेगम अख्तर भी राजी हो गई और दोनों ने 1945 में शादी कर ली। शादी के तुरंत बाद लखनऊ में उनकी महफिलें अचानक बंद हो गई।
बेगम अख्तर के पति बैरिस्टर इश्तियाक अब्बासी काकोरी के इज्जतदार खानदान के थे। उन्होंने शादी के बाद बेगम अख्तर को नई पहचान दे दी, नया नाम भी दे दिया, जिसे उन्हें कोई गाने वाली के नाम से न पहचाने। उनके गाने पर रोक लगा दी गई और उन्हें पिछली पहचान के किसी भी शख्स से संपर्क करने की इजाजत भी नहीं दी गई। इज्जतदार घराने की बहू बनने के लिए बेगम अख्तर ने खुद को पूरी तरह बदल लिया और घरेलू महिला बन गई। ऐसे में जब भी उन्हें घर में या उसके आसपास अपने गाने सुनाई देते थे तो वो डर जाती थी कि कहीं कोई उन्हें पहचान न ले। पति के कहने पर बेगम अख्तर ने गायकी तो छोड़ दी, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक गायकी से दूर नहीं रह सकी। 5 सालों तक गायकी से दूर रहकर वो डिप्रेशन में चली गईं। उनकी हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। जब उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उनके पति को उनके लिए एक ही इलाज का सुझाव दिया, जो था गायकी। 1949 में पति की रजामंदी से बेगम अख्तर ने ऑल इंडिया रेडियो के लिए गजलें और दादरा रिकॉर्ड की। गायकी में लौटते ही बेगम अख्तर की तबीयत सुधरी तो जरूर, लेकिन 1950 में उनकी मां मुश्तारी बाई गुजर गई। इस बार सदमा गहरा था। डिप्रेशन से निकलने के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें गायकी से जुड़े रहने की सलाह दी। गाने की रिकॉर्डिंग शुरू की तो पहली रिकॉर्डिंग के समय उनके आंसू नहीं रुके। बेगम अख्तर के गायकी में लौटने पर जितनी खुशी उन्हें मिली, उससे कहीं ज्यादा खुश उनके चाहने वाले थे। जब बेगम अख्तर ने वापसी की तो लंबे अंतराल के बावजूद उनकी आवाज का जादू कम नहीं हुआ। ऑल इंडिया रेडियो के लिए वो नियमित तौर पर गाने लगी। दोस्तों, एक बार बेगम अख्तर गाने के सिलसिले में मुंबई पहुंची थी, जहां उन्होंने अचानक हज करने का फैसला कर लिया। कम रुपयों के साथ ही वो मदीना तो पहुंची, लेकिन चंद दिनों में ही उनके पैसे खर्च हो गए। ऐसे में उन्होंने वहीं जमीन पर बैठकर नात, जो कि इस्लामिक रिलीजियस सॉन्ग है, वो गाना शुरू कर दिया। लोगों का हुजूम लग गया और इससे उनके पास पैसे इकट्ठा हो गए। हज से लौटने के 2 साल बाद तक उन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। दोस्तों, फिर आया वो काला दिन। 30 अक्टूबर 1974 में बेगम अख्तर के एक दोस्त नीलम गमाड़िया ने उन्हें तिरुवनंतपुरम के पास बलारामपुरम में हुए एक कॉन्सर्ट में गाने का न्योता दिया। जब उन्होंने गाना शुरू किया तो वो अपनी पिच से खुश नहीं थी। पिच सुधारने के लिए उन्होंने गले पर जोर दिया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बेगम अख्तर की हालत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो बिना रुके अपने गले पर जोर देती जा रही थी। नतीजा ये रहा कि वो स्टेज पर ही बेहोश होकर गिर गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बेगम अख्तर की कब्र लखनऊ के ठाकुरगंज एरिया में स्थित उनके घर पसंद बाग के आम के बगीचे के बीच बनाई गई है। उनकी मां मुश्तारी की कब्र भी वहीं स्थित है। उनके चाहने वाले अक्सर उनकी कब्र पर फूल चढ़ाने आते थे। हालांकि शहर बसते हुए बगीचे का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका है। उनकी कब्र भी गुमनाम होने की कगार पर थी, लेकिन 2012 में उसे संगमरमर के पत्थरों से दोबारा तैयार किया गया है। दोस्तों, 1936 में बने बेगम अख्तर के चीना बाजार में स्थित घर को संग्रहालय बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पंडित जसराज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने बेगम अख्तर को देखकर ही गायकी शुरू की थी। लता मंगेशकर ने 1940 में एक दिन ऑल इंडिया रेडियो को कॉल कर बेगम अख्तर की गजल सुनने की फरमाइश की थी। लता मंगेशकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैंने ऑल इंडिया रेडियो में बेगम अख्तर के साथ अपना नाम सुना तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। दोस्तों, बेगम अख्तर जी ने अपने करियर में लगभग 400 गाने रिकॉर्ड किए हैं। हमरी अटरिया पर आ जाए सवरिया गाने की ओरिजिनल सिंगर बेगम अख्तर है। इस गाने को 2014 की फिल्म डेढ़ इश्किया में इस्तेमाल किया गया था, जिसे रेखा भारद्वाज ने आवाज दी थी। 1942 तक हैदराबाद के निजाम के बेटे मुअज्जम जह और रामपुर के नवाब रजा अली खान ने उन्हें दरबारी गायिका की उपाधि दी थी। वो भोपाल, कश्मीर और अयोध्या रियासत की भी दरबारी गायिका थी। दोस्तों, बेगम अख्तर जी को 1968 में पद्मश्री अवार्ड, 1972 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और मरणोपरांत 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
मशहूर सिंगर शांति हीरानंद बेगम अख्तर की शिष्या थी, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी बेगम अख्तर द स्टोरी ऑफ माई अम्मी 2005 में लिखी थी। दोस्तों, बेगम अख्तर जी के किस्सों के सफर में आज के लिए यहीं तक। आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, और दोस्तों अगर कोई शिकायत या मशवरा हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।